नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं 1 अप्रैल 2023 का न्यूज़ एडिटोरियल का डिस्कशन लेके आए। तो दोस्तों, आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिखने के चक्कर में मत पड़ना, उसको सीधा डाउनलोड कर लो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके। टेलीग्राम चैनल का नाम है IAS RAS विद आरजे, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे तो आपको ब्रांड न्यू पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करें और आराम से अपनी पढ़ाई करें, उसको लिखने के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है भाइयों बहनों। तो बिना इधर उधर की बातें किए हम आते हैं सीधा अपने न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पे। तो दोस्तों, हमारा जो पहला न्यूज़ आर्टिकल है वो है आपके राइट टू हेल्थ को लेकर कि सर राइट टू हेल्थ तो बहुत दिनों से मैटर चल रहा है, आप इसको आज पढ़ा रहे हो क्या? नहीं भैया, अगर जो हमें रेगुलर फॉलो करना है उसको बता दें कि हमने पहले भी राइट टू हेल्थ के बारे में एक बार डिस्कशन कर लिया है, लेकिन ये क्या है, समाचार पत्रों की ज़्यादा ही सुर्खियाँ बटोर रहा था, तो हमने सोचा एक बार फिर से इसका डिस्कशन कर ही लिया जाए, ठीक है। क्योंकि क्या है, पहले 10 मार्च तक की बोला था डॉक्टर साहब ने, 10 मार्च तक नहीं हुआ तो भैया बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि 10 अप्रैल की बोल दिया है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। तो हमारे मतलब की ये चीज़ नहीं है कि वो आंदोलन खड़ा करने वाले हैं या सरकार से वार्तालाप करने वाले हैं, अपने मतलब की बात है राइट टू हेल्थ, और ये जानना कि डॉक्टरों को किन किन प्रोविजन से है वो समस्याएं हैं, ठीक है। ये आपके आरएएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यूपीएससी में भी आपसे हेल्थ वाले में और पब्लिक वेलफेयर वाले सेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं राइट टू हेल्थ के बारे में। तो दोस्तों देखो, राइट टू हेल्थ जो है उसको देने वाला राजस्थान जो है वो देश का पहला और एकमात्र राज्य है। वैसे राइट टू हेल्थ बहुत पहले आ जाना चाहिए था भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर एक तरह से कहें तो योजनाओं के माध्यम से हम राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करवा रही है हमें गवर्नमेंट, लेकिन राइट टू हेल्थ एक आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है राजस्थान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका, लेकिन जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करना उन्हीं का काम है। तो दोस्तों, अपन देख लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान है इसके, ठीक है। इसके प्रावधान है कि मरीजों को निजी अस्पतालों में भी, मतलब सरकारियों में तो दी ही जाती थी, लेकिन निजी अस्पतालों में भी आपातकालीन स्थिति में निःशुल्क इलाज मिलेगा, ठीक है। अगला है इसके अनुसार ओपीडी का मतलब होता है जो पेशेंट बाहर से आते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं और लौट के अपने घर चले जाते हैं, उनको बोलते हैं अपन ओपीडी। और आईपीडी जो वहीं पे भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है, ठीक है। डॉक्टर को दिखाना, उससे परामर्श लेना, दवाइयाँ, किसी बीमारी का डायग्नोसिस मतलब पता लगाना बीमारी को कि कौन सी बीमारी है इनको, एम्बुलेंस की सुविधा, ठीक है। और भी जो प्रोसीजर होते हैं वो, इमरजेंसी जो आपके जो ट्रीटमेंट होता है वो, ये सारा कुछ क्या है, इस जो अपना अधिकार है इन चीज़ों पे अपना अधिकार हो जाएगा भैया। ओपीडी आईपीडी डॉक्टर को दिखाएंगे, परामर्श, डायग्नोसिस वगैरह, इमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह, इन चीज़ों पे अपना निर्विवाद रूप से अधिकार हो जाएगा भैया। नागरिकों का इस पर अधिकार है क्योंकि उनको राइट टू हेल्थ प्राप्त है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस सरकार अपने स्तर पर करेगी। इस बिल के अंदर और क्या प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सरकार अपने स्तर पर करेगी। आगे क्या प्रावधान है इसके अंदर, डॉक्टरों द्वारा दिए जा रहे इलाज की जानकारी परिजनों को प्राप्त करने का अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। पता ही नहीं चलता था डॉक्टर क्या लिख रहा है उस पर, कौन सी दवाई किस चीज़ के में आ रही है, पता ही नहीं है। मतलब हमें जानकारी तो मिलेगी कम से कम कि भैया कौन सा इलाज जो है वो किस बीमारी के लिए डॉक्टरों के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। फीस या चार्ज के एडवांस पेमेंट के बिना इमरजेंसी के दौरान बिना देरी किए प्राइवेट सर्विस जो प्रोवाइडर हैं अपने, वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई, बगल में जो है वो निजी अस्पताल है तो उसमें सीधा लेके गए, उस समय पे पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि भैया जो हेल्थ प्रोवाइडर है वो आपसे मना करते कि नहीं भाई जब तक पैसा जमा नहीं होगा जब तक डॉक्टर साहब इसको हाथ नहीं लगाएंगे। पता लगा जब तक पैसे लेके आए जब तक मरीज ही नहीं है वहाँ पे, मरीज गया, डेड बॉडी रह गई सिर्फ, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, यदि कोई मेडिको लीगल मामला है, लीगल मेडिको मामले का मतलब है दो भाई लड़ गए, एक का दूसरे ने सर फोड़ दिया, इतना तगड़ा फोड़ दिया कि ब्लड बहुत हैवी जा रहा है, तो इसमें पुलिस की एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। जिसकी खोपड़ी ज़्यादा फूटी हुई है डॉक्टर साहब उसका इलाज बिना पुलिस के आए हुए वहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अब कि कोई टूटा फूटा वहाँ पे पहुँचा तो पहले पुलिस को आने दो, शिनाख्त करने दो, तफ्तीश करने दो, उसके बाद इलाज शुरू होगा, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा,
पुलिस की एनओसी के बिना भी आप इलाज वहाँ पर ले सकते हैं, या डॉक्टर साहब जो हैं वो आपका इलाज प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। महामारी के दौरान होने वाले रोगों के इलाज को इसमें शामिल किया गया है। ये बहुत अच्छा काम किया है। देखो, आपने अपने आसपास देखा होगा, जैसे ही कोरोना महामारी फैली, जितने भी डॉक्टर थे, पता लगा वो छुट्टियों पर चले गए, वो यहाँ हैं नहीं, वो मामा जी के यहाँ फंस गए हैं, वो नानी जी के यहाँ फंस गए हैं, वो चाचे जी के यहाँ फंस गए हैं, मतलब सब ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर ली। जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता हुई तब सारे लोग भाग गए। फिर कौन खड़ा रह गया? सिर्फ गवर्नमेंट, सिर्फ सरकारी लोग। मैं सारे डॉक्टरों की नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, ज़्यादातर भाग ही गए थे। मुनाफा कमाया, जब तक मुनाफा कमाया जा रहा था सारे मैदान में थे, जैसे ही महामारी आई सब भाग गए। अब क्या होगा? अब महामारी के दौरान होने वाले रोगों के इलाज को शामिल किया गया है। मना नहीं कर सकता है, महामारी आई तो भाई डॉक्टर मना कर दे आपसे कि मना करके भाग गया, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, इलाज के दौरान मरीज की अस्पताल में मौत होने पर भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में भी डेड बॉडी को मरीज के परिजनों को दे दिया जाएगा। ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। अगर भुगतान नहीं हुआ है, डॉक्टरों ने डेड बॉडी दे दी, तो उसके बाद वो क्यों भुगतान करने आएगा? यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है, बॉडी दे देनी चाहिए, लेकिन कुछ तो भाई डॉक्टर, क्योंकि भाई उन लोगों का भी खर्चा होता है, ऐसे थोड़ी ना है। मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर करने की जिम्मेदारी भी अस्पताल प्रशासन की ही रहेगी। अस्पताल प्रशासन ये नहीं कह सकता कि भैया अब हमारे पास इलाज नहीं है, आप इसको यहाँ से दिल्ली ले जाओ, आप यहाँ से आप मुंबई ले जाओ, लंदन ले जाओ, पेरिस ले जाओ, इस तरह से कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है अस्पताल प्रशासन। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी मेल कर्मचारी द्वारा महिला मरीज का इलाज किया जा रहा है, ठीक है, किसी मेल के द्वारा महिला का इलाज किया जा रहा है, तो एक अन्य महिला कर्मचारी की उपस्थिति वहां पर क्या होगी? अनिवार्य होगी। वैसे तो अस्पताल प्रशासन अब भी इस नियम को फॉलो करते ही करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अपना इलाज कराने के तरीके का चुनाव मरीज खुद कर सकेगा। ये बहुत हास्यास्पद बात है भैया, बहुत ही हास्यास्पद बात है। डॉक्टर कहेगा भैया ड्रिप लगेगी, मरीज कह रहा है ना लगवाऊंगा, मुझे तो एक चूरन दे दो, चूरन फाँक के नहीं मैं तो अपना इलाज करवाऊंगा। तो इस तरह की चीज़ें पता नहीं ये गवर्नमेंट ने कैसे डाल दिया। अपने तरीके का चुनाव कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति? जो लोग एक्सपर्ट हैं वही तो करेंगे इलाज। ठीक है, जो जानता कुछ है नहीं, कभी देखा है नहीं हॉस्पिटल क्या होता है, दवा क्या होती है, वो थोड़ी ना बताएगा कि अब मेरा इलाज इस तरह से होना चाहिए। ये तो वही बात होगी, आप सूरज को दिया दिखा रहे हो। एक्ट के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, मतलब अपने डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने पहली बार यदि इन नियमों का उल्लंघन किया तो 10,000 रुपये लग जाएंगे, दूसरी बार किया तो 25,000 रुपये लग जाएंगे। ये भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। भाई एक तो तुम मुफ्त में इलाज ले रहे हो, बंदा कुछ गड़बड़ हो गई ऊपर नीचे तो 10,000 का दे, दूसरी बार पेनल्टी फिर 25,000 की दे, मतलब वो तो पेनल्टी देने का ही हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं मरीजों के लिए क्या प्रावधान है इसके अंदर। क्या डॉक्टरों को रेगुलेट किया गया है या मरीजों को भी रेगुलेट किया गया है? तो मरीजों के लिए भी कुछ प्रावधान है। क्या प्रावधान है? एक तो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उससे बदतमीजी नहीं कर सकते, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। भाई ऐसा नहीं है कि अब तो सत्ता अपने हाथ में, हम जो बोलेंगे वही होगा। ठीक है, दूसरा, अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम की अनुमति देनी ही देनी पड़ेगी। अप्राकृतिक मृत्यु का मतलब होता है किसी ने किसी में गोली मार दी, कोई कुएं में गिर के मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, मतलब ऐसी जिसकी मृत्यु नहीं आनी थी अभी, ना तो वो बीमार था ना उसकी उम्र पूरी हुई थी, बस वो मर गया। तो ऐसी स्थिति में पोस्टमार्टम की अनुमति देनी ही होगी। अब आप देखिए, एक झोल यहाँ पे आएगा सामने। यदि अस्पताल प्रशासन मान लो फ्री में, अस्पताल प्रशासन जो है वो रेफर करेगा, फ्री में इलाज करेगा, तो जब पोस्टमार्टम वगैरह होगा तो उसके दौरान क्या करेगा अस्पताल प्रशासन? भाई मरीजों के अंगों को निकाल लेगा, वो कहीं ना कहीं से तो पूरा करेगा अपना। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब गवर्नमेंट को अभी इन नियमों पे डॉक्टरों के साथ बैठ के बहुत सारे रेगुलेशन लेके आने चाहिए, नहीं तो ये बिल फेल हो जाएगा। ये बहुत अच्छा बिल है, इसको आना ही आना चाहिए। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि ठीक है सर, डॉक्टरों के लिए ये जिम्मेदारियां हैं, मरीजों के लिए ये हैं, अब दोनों झगड़ गई तो फिर कौन न्याय करेगा? तो इसके रेगुलेशन के लिए क्या है, एक तो राज्य स्तर पर और दूसरी जिला स्तर पर क्या किया गया है, प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। मतलब इस तरह की संस्थाएं बनाई गई हैं कि भैया इन दोनों के बीच में अगर किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ को लेके इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए राज्य और जिला स्तर दोनों पर क्या है, प्राधिकरणों की स्थापना कर दी गई है कि आप यहाँ आओ और अपनी समस्याओं को दर्ज कराओ। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अब अपन देख लेते हैं कि डॉक्टर साहब विरोध क्यों कर रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं। ठीक है भाई, डॉक्टर भी तो नागरिक हैं इस राज्य के, इस देश के, तो विरोध का कारण अपन जान लेते हैं।
तो विरोध का कारण है आपका पहला है, आपात की स्थिति को परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें कहा गया था कि आपात स्थिति में यदि कोई मरीज आता है तो बिना पेमेंट के इलाज करवा सकता है। अब भैया किसी को उल्टियाँ हो रही हैं, वो बोलेगा आपात की स्थिति है, मर गया मर गया मर गया, स्ट्रेचर पे जाके लेट गया, भैया आपात स्थिति है, मुफ्त में इलाज करो। अब ठीक हो गया, पैसा दे दे ना दे, वो तो हो ही गया ठीक। ठीक है, तो आपात स्थिति को आप परिभाषित कीजिए कि इन बीमारियों में या इस कंडीशन में यदि कोई पेशेंट आता है तो ही उसको आपात स्थिति में कंसीडर किया जाएगा। इस चीज़ को आप कीजिए। ठीक है, अगला क्या डॉक्टरों की मांग है, डॉक्टर विरोध क्यों कर रहे हैं कि मरीजों की संख्या अधिक होने पर इतनी सारी एम्बुलेंस कहाँ से आएंगी। आपने तो कह दिया भैया कि मरीज को रेफर करने की जिम्मेदारी जो है वो अस्पताल प्रशासन की होगी, तो अस्पताल प्रशासन कैसे रेफर करेगा, इतनी सारी एम्बुलेंस अस्पतालों में कहाँ से आएंगी। अस्पतालों के पास भाई 2, 4, 5, 6, 10, 20 हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ा दिलेर दानी है तो उसके पास, लेकिन इतने सारे पेशेंट आते हैं, किस किस को रेफर करता फिरेगा अस्पताल प्रशासन। और चलो ठीक है, हम किराए पर गाड़ियां लेके इधर उधर से गाड़ियां लेके यदि उनको रेफर कर भी देते हैं इधर उधर, तो फिर उस खर्चे का वहन कौन करेगा, इसके बारे में कोई रेगुलेशन नहीं है। अगला विरोध का कारण क्या है, विनियमन प्राधिकरण में चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं है। आपने विनियमन प्राधिकरण बताया, उसमें न्याय विशेषज्ञ बैठा दिए, वो अपनी धारा और कानूनों को जानते हैं, वो व्यवहारिकता से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि डॉक्टरों के साथ इलाज के दौरान क्या क्या समस्याएं रहती हैं। मतलब इलाज डिसाइड करे पेशेंट और मर जाए तो जूते खाएं डॉक्टर, ये कौन सी बात हुई। मतलब उस विनियमन में आप चिकित्सा विशेषज्ञ को बिठा रहो जिससे कि वो पता, मतलब जो डॉक्टर आर्ग्यूमेंट करे तो उसकी व्यवहारिकता को वो समझ सके। तो आपके विनियमन प्राधिकरण के अंदर कोई भी चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं है, उसको शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, और तीसरा या फिर अगला, मरीज का इलाज करने हेतु डॉक्टर स्वतंत्र नहीं रहेंगे। अब डॉक्टर कहाँ से स्वतंत्र हो जाएगा, मतलब डॉक्टर ने गोली लिखी, एक टैबलेट लिखी, अब पहले परिजनों को बताने पहुंच जाओ, परिजन पहुंच जाएंगे भाई हमें बता किस चीज़ की है। अब उसकी समझ में ना आएगा भाई डिक्लोफेनिक क्या होता है, पैरासीटामोल क्या होता है, एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है, उसकी समझ में नहीं आया। अब उसको समझाओ बैठ के, जब तक मरीज निकल लेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, डॉक्टरों ने कहा है कि भैया डॉक्टर स्वतंत्र ही नहीं रहेंगे। जब हम स्वतंत्र ही नहीं है ड्रिप लगाने को, इंजेक्शन लगाने को, टैबलेट गोली देने को, कैप्सूल देने को, तो हम क्या इलाज करेंगे। अगला, यदि दुर्घटना होने पर मदद करने वाले को 5,000 है, मतलब कोई फिसल के गिर गया बाइक से, उसको जो लेके जाएगा हॉस्पिटल, उसको मिलेंगे 5,000 सरकार की तरफ से। तो अस्पतालों के साथ में भेदभाव क्यों है भैया, फिर अस्पतालों की गर्दन पर छुरी क्यों रख रखी है, जब आपके पास इतना पैसा है कि हर एक जो व्यक्ति जो किसी पेशेंट को, या फिर बोला तो दुर्घटना होने वालों को, कितनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं देश के अंदर, बहुत सारी, हर रोज हजारों की तादाद में होती हैं। तो भैया जब इन सब लोगों को देने के लिए आपके पास पैसा है, तो अस्पताल का जो प्रशासन है, अस्पताल के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव क्यों, उन्होंने क्या बिगाड़ा है गहलोत जी तुम्हारा। ठीक है, अब अपन अगला विरोध का कारण देख लेते हैं कि मुफ्त इलाज की स्थिति में अस्पताल के जो खर्चे हैं, कर्मचारियों का जो वेतन है, उसका वहन कौन करेगा। क्या सरकार इस चीज़ का वहन करेगी। चलो ठीक है भैया, इमरजेंसी केस आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, मुफ्त इलाज होगा। कोई आया, उसका इलाज किया 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, वो ठीक नहीं हुआ और अंत में मर गया, तो उस पर जो खर्चा हुआ है, जो कर्मचारी लगे हैं उसके पीछे, उसका वहन कौन करेगा। आपने तो कह दिया भैया डेड बॉडी को लौटा दो, लौटा दी, अब क्यों आएगा कोई, अब उसके मतलब पीछे पीछे प्राधिकरणों में भागो। अपराधीकरण में भाग भूग के बंदा पकड़ में भी आ गया तो पता लगा उसके पास कुछ है ही नहीं, रिकवरी किस चीज़ की करेगा हॉस्पिटल। तो ये हॉस्पिटलों के हिसाब से भी आप एक बार सोच के देखिए कि हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, हम लोगों की जान को बचाने के लिए अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें झोंक देते हैं। हमारे इतने काबिल कर्मचारी होते हैं तो उनका भी घर चलता है, तो उनको भी 10-20-50 हज़ार रुपये महीने देने होते हैं। इतना बड़ा स्टाफ होता है, उसका खर्चा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये सारी डॉक्टरों के विरोध का कारण है। तो डॉक्टरों का विरोध का कारण एकदम जायज़ है, मुझे जो मांगे लगी वो जायज़ हैं। एक तरफ राइट टू हेल्थ है, वो भी जायज़ है, उसको भी लेके आना चाहिए, लेकिन इन सारी समस्याओं का भी समाधान सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि सरकार के बुद्धिजीवी जल्द ही इस चीज़ का कोई समाधान ढूंढ लेंगे, क्योंकि आप और हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। चलो दोस्तों, अपन अगला देख लेते हैं। अगला न्यूज आर्टिकल है हिस्ट्री म्यूजियम। ठीक है, इसकी स्थापना की गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के अंदर। किसने की है, हमारे राज्यपाल साहब गए थे वहाँ के दीक्षांत समारोह में, तो उन्होंने हिस्ट्री म्यूजियम की वहाँ पर स्थापना कर दी। क्यों करी गई सर, वो करी गई थी लोक शिक्षण की पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए।
लोक शिक्षण की पद्धतियां, मतलब जो परंपरागत रूप से हमारे शिक्षण की विधियां रही हुई हैं, उन विधियों को, उन पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला है हमारा नकल माफिया के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। देखो वैसे तो दोस्तों ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के मतलब का नहीं है, लेकिन यदि आप आरएएस का इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे 100% ये सवाल पूछा जा सकता है कि वर्तमान में देश के अंदर, राजस्थान तो छोड़िए पूरे देश की समस्या है, कि देश के अंदर होने वाले जो नकल माफिया हैं उन पर आप किस तरह से लगाम लगा सकते हो, किस तरह से लगाम लगाओगे। तो यहाँ से इस तरह के जो आर्टिकल होते हैं वो आपको आइडिया देते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो अभी तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारे गहलोत जी हैं, उन्होंने क्या किया है, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है और एक बिल भी लेके आ चुके हैं वो 2022 में, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखिए क्या है कि पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जो स्पेशल ऑपरेशन करता है जो ग्रुप पुलिस का, उसी के अंदर ही स्पेशल टास्क फोर्स की गठन किया। भैया ये भी तो एक स्पेशल ऑपरेशन है, इतने सारे युवा, उनका भविष्य, इतने सारे मेहनत करने वाले लोग, उनका सारा का सारा मेहनत, सारी की सारी चीज़ें दाव पर रहती हैं। ठीक है, इसकी संरचना क्या होगी? इसकी संरचना भैया मुझे थोड़ी छोटी लगी, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से, आपको अगर ठीक लगा हो तो। इसमें एक तो पुलिस अधीक्षक होगा, एसपी साहब होंगे, और एक अतिरिक्त एडिशनल एसपी साहब होंगे। ठीक है, 5 एक तो पुलिस निरीक्षक होंगे, 5 तो एसआई होंगे, सब इंस्पेक्टर, और 5 ही हेड कांस्टेबल होंगे, और 20 कांस्टेबल होंगे। अब बताओ इतने सारे तो अधिकारी, 10 अधिकारी, 10 और 2 12 तो अधिकारी हो गए, उनके बीच में 5, 20, 25, मतलब 12 अधिकारी और 25 नीचे कर्मचारी। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? इस संगठन को थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके माध्यम से पेपर लीक के जो प्रकरण हैं उसके दोषी अभ्यर्थियों और संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों पर और संस्थानों पर, नेताजी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शिक्षा मंत्री की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे सचिव की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? अभ्यर्थियों की और संस्थानों की। ठीक है भैया, नेताजी के ऊपर अगर केस चला दिया जाए, एक बार फांसी की सज़ा दे दी जाए नेताजी को, तो ज़िंदगी में कभी भी अगर पेपर लीक हो जाए भाई तो गारंटी है उस चीज़ की। चलो अपन देख लेते हैं आगे। नेताजी पे तो कभी कार्रवाई ना तो हुई है और ना होगी। पूरा देश इस चीज़ में बिजी है कि राहुल गांधी को संसद में क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा है। किसी को ये परवाह ही नहीं है कि इतने सारे 20-25 लाख अभ्यर्थियों के साथ क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय का मतलब होता है किए जाने वाले उपाय, रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपाय का विधेयक 2022। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय विधेयक 2022। ठीक है, इसके प्रावधान क्या है? इसके प्रावधान है नकल अथवा पेपर लीक में लिप्त किए जाने पर, मतलब ऐसे लिप्त पाए गए साहब, कोई भी ए हैं वो लिप्त पाए गए किसमें? पेपर लीक करने में, नकल करने में, तो 3 वर्ष तक की जेल, ठीक है, या फिर जुर्माना, अथवा दोनों। 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों। और जालोर के एक माट साहब हैं मास्टर जी, वो मिले हैं आपके 2 करोड़ की घूस में और 3 साल की जेल। 2 करोड़ रुपया तो पूरी जिंदगी नौकरी करेगा बंदा तो नहीं कमा पाएगा सरकारी में। आगे देखते हैं, जुर्माना न्यूनतम 1 लाख रुपए होगा। जुर्माना नहीं चुकाए जाने पर 9 महीने का जो है वो अतिरिक्त कारावास होगा, मतलब गरीब आदमी यहाँ पर भी मरेगा। नकल करते पकड़े जाने पर अगले 2 वर्ष तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा पर रोक। राजस्थान के अंदर 5 वर्ष से पहले तो कोई परीक्षा वैसे ही ना होती। 2 वर्ष की रोक से क्या मतलब है? कम से कम नहीं तो पूरी जिंदगी, आजीवन के लिए आप इसको रोक दो कि भाई एक बार नकल में पकड़े गए, आजीवन परीक्षा नहीं दे पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं, प्राधिकृत व्यक्ति की नकल में लिप्तता पर, मतलब जो कोई अधिकारी है उसकी नकल में लिप्तता है तो कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 वर्ष की कैद। ये थोड़ा ठीक है। 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात फिर भी नहीं आई, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री के लिए क्या प्रोविजन है भैया? शिक्षा मंत्री आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? सबकी जिम्मेदारी बनती है, तो आपकी जिम्मेदारी भी तो बननी चाहिए। चलो ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं आगे। ये जो है वो तो चलता ही रहेगा। अगला न्यूज आर्टिकल हमारा कहता है कवच ऐप के बारे में। कवच ऐप क्या है? ठीक है,
तो कवच ऐप जो है वो सिलिकोसिस रोग से बचाव हेतु पत्थर की घिसाई आदि व्यवसाय से जुड़े हुए कामगार और संस्थानों की पहचान और रचना का संकलन करेगा। मतलब ये है कितने कामगार जिसकी संस्था के अंदर पत्थर की घिसाई और इस तरह के व्यवसाय से लगे हुए हैं, उनकी डिटेलिंग कहाँ होगी? कवच ऐप पर। और कवच ऐप पर जब इनकी डिटेलिंग होगी तो क्या होगा सर? जब इनकी डिटेलिंग यहाँ पे होगी तो टाइम टू टाइम इनका हेल्थ चेकअप किया जाता रहेगा, जिससे कि भविष्य में आने वाली समस्याएं, क्योंकि जो सिलिकोसिस बीमारी है वो 15 से 20 साल के अंदर निकल के आती है, कई कई केसों में इतना भी समय हो जाता है, लेकिन 10 से 15 साल के अंदर निकल के आती है। पूर्ण रूप से बीमार होने में इतना समय लग जाता है और फिर असाध्य बीमारी हो जाती है या फिर ठीक होती ही नहीं है, आपके फेफड़ों को ही ले बीतती है। ठीक है। अब नोडल विभाग कौन सा है? नोडल विभाग है इसका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, और दूसरा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है। तो अब ये ऐप किसने बनाई है? तो ये ऐप जो है वो दौसा जिला प्रशासन की पहल है। ठीक है। किसकी है? दौसा जिला प्रशासन की पहल है। जिले में पत्थर की घिसाई, ठीक है, ये करने वाले जो संस्थान है वो अपने कारीगरों को कारीगरों की जो पूरी की पूरी सूचना है कि भैया यहाँ का रहने वाला है, इसकी मेडिकल हिस्ट्री ये रही है, अभी इसकी इस कंडीशन में है, ये इसका अभी मेडिकल चेकअप करवाया है तो ये बीमारी निकली है, ये नहीं निकली, तो इस तरह की जो सूचना है वो इस ऐप पर दर्ज करवा दी जाएगी। ठीक है। अब अपन चलते हैं फिर से थोड़ा सा आगे। अब अपन देख लेते हैं राजस्थान सरकार की सिलिकोसिस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि सिलिकोसिस के बारे में आया है तो सिलिकोसिस पॉलिसी का एक बार रिवीजन हो जाएगा अपना। वैसे तो मैं एक बार इसकी चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ आएगी जो एग्जाम ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी तो हम उसकी 2, 3, 4, 5 बार भी चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी है वो आई 3 अक्टूबर 2019 को। कब आई? 3 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। लगातार पत्थर की पिसाई, घिसाई अथवा सैंड के काम करने में लगे कामगारों को आर्थिक सहायता देने के लिए उसके पुनर्वास करने हेतु ये नीति आई थी। पुनर्वास किस लिए? कि भाई वो बहुत बीमार हो गया, इतना दुबला पतला कमजोर हो गया कि वो दोबारा से पत्थर का काम कर ही नहीं सकता। जब पत्थर का काम बंदा कर ही नहीं सकता तो उसका पुनर्वास करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ठीक है भाइयों। इसका उद्देश्य है सिलिकोसिस पीड़ितों की पहचान, प्रमाणीकरण, संस्थान मालिकों को धूल नियंत्रण साधन लगाने के लिए बाध्य करना, सिलिकोसिस रोगियों को तत्काल राहत देना, पुनर्वास देना और बीमारी के बारे में जागरूकता प्रदान करना, ये इसके उद्देश्य हैं। इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? इस नीति के अंदर प्रावधान किए गए हैं कि पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ठीक है। मृत्यु होने पर जो उत्तराधिकारी होंगे, जो पीछे रह जाएंगे, उनके पीछे रोते बिलखते, उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। पीड़ित को विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन के पात्र माना जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति सिलिका के काम में लगा हुआ है, उसको सिलिकोसिस रोग हो गया, अब वो कुछ करने धरने के लायक तो बचा नहीं, तो उनको विशेष योग्यजन की श्रेणी में माना जाएगा और उनको उनके सम्मान में एक पेंशन है, योजना है, उनको वो पेंशन योजना का पात्र ऑटोमेटिक ही मान लिया जाएगा। ठीक है। पीड़ित की मृत्यु हो जाती है मान लो, तो पीड़ित की मृत्यु होने पर पत्नी को विधवा पेंशन का लाभ दिया जाएगा और पीड़ित के परिवार को पालनहार योजना का लाभार्थी ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपका रिवीजन फटाफट से हो गया होगा सिलिकोसिस पॉलिसी का, और आप इसको याद रखना, दिमाग में रखना भैया, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स, मेंस, आरएएस कहीं पे भी पूछा जा सकता है, पीएसआई, बीएसआई कहीं पे भी। ठीक है। अपनी अंतिम न्यूज़ है आज की वो इस तरह से है कि जो 45वां आपका जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता जो है उसका आयोजन किया गया है 27 से 30 मार्च बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर। इसके अलावा इसमें अपने जानने के लिए कोई इंपॉर्टेंट ऐसी फैक्ट है, ऐसी चीज़ थी नहीं। ठीक है मेरे भाइयों बहनों। तो उम्मीद करता हूँ आज का न्यूज एडिटोरियल जो डिस्कशन है वो आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नए आर्टिकल के साथ में नए दिन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।